हेलो माय डियर स्टूडेंट, फिजिक्स की दुनिया पर मैं जूही चौधरी आज आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ मैग्नेटिक फील्ड से जुड़े अपने कुछ नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। देखिए, हम काफी टाइम से अपने मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी कर रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड आज हमारे दो टॉपिक्स होने वाले हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ स्ट्रेट वायर, यानी अगर हमारे पास कोई स्ट्रेट वायर है और उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, तो उस कंडीशन में उस फील्ड के आसपास हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, उसकी कितनी वैल्यू होगी, हमें ये फाइंड आउट करना होगा। दूसरा हमारा टॉपिक होगा फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट्स। देखिए, अपनी एक वीडियो में हमने मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ा था। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या था कि जब हमारे किसी भी वायर के अंदर करंट फ्लो होता है तो उसके आसपास के एरिया में हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, यानी जब हमारा चार्ज मूव कर रहा होता है तो उस कंडीशन में उसके वजह से जो हमारा फोर्स होगा वो हमारा मैग्नेटिक फोर्स होगा। तो अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि जब हमारे दो पैरेलल करंट्स होते हैं, ठीक है, यानी कि हमारे टू पैरेलल वायर है और उनके अंदर अगर हमारा करंट फ्लो हो रहा है तो वो करंट हम उसकी वजह से उनके बीच में जो फोर्स वर्क करेगा वो क्या होगा। ठीक है, तो हमारे आज के मेन टू टॉपिक्स होने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ स्ट्रेट वायर एंड नंबर 2 फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट्स। तो ठीक है, हम इन टॉपिक्स के बारे में चलिए आइए डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ स्ट्रेट वायर। देखो, हमने लास्ट वीडियो में अपने बायो-सैवर्ट लॉ पढ़ा था। अगर हम रिवाइज करते हैं, बायो-सैवर्ट लॉ हमें क्या बताता है कि जब किसी भी वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, सपोज यहाँ पे पॉइंट पी है, तो हम क्या करते हैं, इस वायर का एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर लेते हैं। और उसकी वैल्यू कितनी होती है, डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे साइन थीटा क्या है, हम हमारे पोजीशन वेक्टर और dl जो हमारा एलिमेंट है, लेंथ एलिमेंट है, उनके बीच का एंगल। तो अगर साइन थीटा कौन से हमारे प्रोडक्ट को दिखाता है, साइन थीटा हमारे क्रॉस प्रोडक्ट को दिखाता है, यानी हमारे डायरेक्शन भी आती है इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ। तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, देखो, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। आर वेक्टर क्या है हमारा, आर वेक्टर हमारे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्शन भी आ रही है, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। और इस तरह से जब हमें v की वैल्यू निकालनी होती है तो हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे बायो-सैवर्ट लॉ का नियम है। तो हम बात करेंगे कि अगर कोई स्ट्रेट वायर है जिसके हमें इनफाइनाइट लेंथ भी हो सकती है, तो इस तरह का जो वायर है उसके आसपास किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं। तो ये फॉर्मूला अपना याद रखना, B इज इक्वल्स टू कितना है, B इज इक्वल्स टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, कंसीडर देयर इज ए स्ट्रेट वायर mn, हमारे पास कोई स्ट्रेट वायर हम mn मान के चलते हैं। क्या है हमारे पास स्ट्रेट वायर, mn स्ट्रेट वायर है जिसकी लेंथ कितनी है a। इस वायर की सपोज हमने मानी लेंथ a है। इस वायर से d डिस्टेंस पर एक पॉइंट p है यहाँ पे, जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड अपना फाइंड आउट करना है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, d। ठीक है, तो क्या है हमारी डिस्टेंस d। तो देखो यहाँ से क्या होगा, mn इज इक्वल्स टू a नंबर 1। ठीक है, और सपोज हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट से इस वायर पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं। तो देखो, इस वायर को हम इस पॉइंट से मिलाते हैं तो इस पे परपेंडिकुलर हो जाएगा वायर पे। और OB की डिस्टेंस कितनी है हमारी, d। OP इज इक्वल्स टू d। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। हम मानते हैं सपोज कि इस वायर के अंदर इस पॉइंट O से L डिस्टेंस पर हम एक वायर का एलिमेंट लेते हैं। क्या लेते हैं हम, एक वायर का एलिमेंट। सपोज ये है हमारा mn वायर जिसकी लेंथ कितनी है a। ठीक है, सपोज l लेंथ पर हमारा वायर का एलिमेंट आ जाता है dl। ठीक है, ये हमारा वायर एलिमेंट है dl। ठीक है, जिसको एलिमेंट, क्योंकि हमें छोटा स्मॉल निकालना है db, और उसको इंटीग्रेट करके हम फुल वायर की वजह से निकाल लेंगे। सपोज हम मानते हैं पॉइंट p और इस एलिमेंट के बीच की जो डिस्टेंस है ना, वो हमारी r है। क्या है, डिस्टेंस बिटवीन dl एंड पॉइंट p इज r। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। तो इस एलिमेंट की वजह से जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू
एलिमेंट डीएल कितना होगा? देखो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। सपोज द करंट फ्लोइंग इन द वायर इज आई करंट फ्लो हो रहा है अगर हमारा वायर के अंदर, तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ओके इतना होगा ना। क्या मान रहे हैं हम यहाँ पे, चलो एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं। लेट अस कंसीडर, हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि हमारे पास ए लेंथ का कोई वायर है, एम एन वायर है, जिसके अंदर हमारा करंट आई अपवर्ड डायरेक्शन में, ये इसकी डायरेक्शन है, करंट फ्लो हो रहा है। हम मानते हैं कि इस वायर से एक डी डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हमने क्या करा था, बायो सेवर्ट लॉ में क्या किया था हमने, स्ट्रेट वायर था तो उसके अंदर हमने एक एलिमेंट वायर का एक एलिमेंट लेंथ ली थी और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया था और फिर उसको इंटीग्रेट करके हमने कंप्लीट वायर की वजह से निकाल दिया था। उससे ये होता है कि हमारे वायर की कितनी भी डिस्टेंस हो, कितनी भी लेंथ हो हमारे वायर की, उससे हम इंटीग्रेट करके इजीली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें हर लेंथ हर शेप के लिए अलग अलग फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, इसका ये बेनिफिट होता है अगर हम एलिमेंट की हेल्प से निकालते हैं कोई भी वैल्यू। तो हम मानते हैं इसमें एक एलिमेंट है, डीएल एलिमेंट है वायर का। क्या है, एलिमेंट की लेंथ हमारी डीएल लेंथ का एक एलिमेंट ले लेते हैं जो हमारे क्या कर रहा है, पी से हम वायर पे एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं ओ, उससे डिस्टेंस हमारी एल है। सपोज डीएल और पी के जो बीच की डिस्टेंस है ना वो आर है, तो अब हम क्या करेंगे, डीएल एलिमेंट की वजह से अपना मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। वो क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है, ये वाली डिस्टेंस है हमारी। अब देखो ध्यान से देखना, ये डिस्टेंस हमारी कितनी है, डी, और ये कितनी है, आर, और ये डिस्टेंस हमारी है एल। देखो यहाँ पे मैं सिर्फ अगर हम माने तो सिर्फ एक नोन वैल्यू हमारे पास, वो है डी। एल का भी नहीं पता हमें कितना है और आर का भी नहीं पता है। अब जो हम आगे कुछ भी करेंगे ना, इस डी लेंथ को यूज करते हुए ही हम करेंगे। ठीक है, अब देखो हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम पॉइंट एन, जो वायर के एंड्स है ना, उनसे हम पॉइंट पी की डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। सपोज जो पॉइंट एन है वो यहाँ पे ना, देखो सपोज ये जो एलिमेंट डीएल है ना, ये पॉइंट पी पर थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है, कितना, थीटा। तो अगर मैं इसका इंटरनल एंगल निकालूंगी तो कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा हो जाएगा इसका इंटरनल एंगल। ठीक है, सपोज जो एन है, पॉइंट एन से जो पॉइंट पी है उस पर हमारा एंगल है थीटा 1, और यहाँ से पॉइंट एम से पॉइंट पी पर जो हमारा एंगल है वो है, देखो ये वाला, ये है हमारा थीटा 2। तो अंदर वाला ये वाला कितना हो जाएगा, टोटल पाई होगा तो कितना होगा, पाई माइनस थीटा 2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, निकालनी है। अब यहाँ पे हमारी 2 अननोन वैल्यूज है, एक तो हमें डीएल की वैल्यू पता होनी चाहिए और एक हमें आर की वैल्यू पता होनी चाहिए। हम ये दोनों वैल्यूज अपनी फाइंड आउट कर लेंगे और उन्हें इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, फिर हम डीवी को सॉल्व करके अपनी पूरी वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। तो चलिए पहले हम डीएल की वैल्यू निकालते हैं। डीएल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे हमारे पास देखो क्या बन रहा है, राइट एंगल, राइट एंगल बन रहा है ना इस तरह से, देखो जिसके लिए ये इसका हाइपोटेनस है, ये इसका बेस है और ये इसका परपेंडिकुलर है एंगल, क्योंकि हमारा ये है, हम इस एंगल की बात कर रहे हैं पाई माइनस थीटा की। देखो हमारे पास 3 टर्म्स होती हैं, साइन, कोस एंड टेन। ठीक है, साइन क्या, यहाँ पे क्या है, पाई माइनस थीटा है एंगल, और ये भी पाई माइनस थीटा हो गया और ये भी पाई माइनस थीटा हो गया। तो ये वैल्यू कितनी होती है हमारी, साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, और cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, और टेन पाई माइनस थीटा होता है हमारा टेन थीटा, माइनस टेन थीटा, सॉरी। ठीक है, अब हम इन तीनों टर्म्स की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्मूला हमारा फिट होगा। तो देखो सबसे पहले हम साइन थीटा की वैल्यू की बात करते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, पी अपॉन, देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है मैथ्स में, पी बी पी अपॉन एच एच ए।
HHB देखो ये वैल्यू होती है ये हमारी साइन की होती है, ये कॉस की वैल्यू होती है, टेन की वैल्यू होती है। जो हमारे मैथ्स के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें तो ये बातें पता होंगी ट्रिग्नोमेट्री से, हमारे बायो के स्टूडेंट्स को थोड़ी प्रॉब्लम होगी। हालांकि अगर हम 10th में पढ़ते हैं मैथ्स तो हमें वहीं पे ये फॉर्मूला पता चल जाता है कि क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हमारी साइन की वैल्यू होती है, कॉस की वैल्यू होती है हमारी बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो ये हमारे पास ये 3 वैल्यूज होती हैं। तो फॉर्मूले में पुट करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, सबसे पहले देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है, देखो ये हमारी एल है, ये हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर कितना है डी, और ये है हमारी आर वैल्यू। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी अपॉन आर, कितनी हुई डी अपॉन आर। कोस थीटा की वैल्यू हमारी कितनी होगी, बी अपॉन एच के फॉर्मूले से कितनी हो जाएगी, एल अपॉन आर। ठीक है, और यहीं से अब हमारे टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी अपॉन बी, यानी कि डी अपॉन एल, डी अपॉन एल। अब देखो हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, हमें सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालना है, एल की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो देखो इसमें तो एल है नहीं तो ये तो हम यूज ही नहीं करेंगे। यहाँ देखो कोस के अंदर एल भी है और आर भी है। ठीक है, आर के टर्म में हम एल को निकाल नहीं सकते क्योंकि आर हमारे पास अननोन है, क्योंकि हमें आर की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। थर्ड फॉर्मूला हमारा टेन थीटा की वैल्यू है डी अपॉन एल, डी और एल की फॉर्म में आ रहा है, तो यानी हमारे पास डी तो ऑलरेडी है, डी की हमें वैल्यू पता है क्योंकि उसने पहले ही बता दिया किस डिस्टेंस पर हमारा पॉइंट पी है, तो हम ये थर्ड फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, एल इज इक्वल टू माइनस डी। देखो यहाँ डी अपॉन टेन थीटा आएगा और 1 अपॉन टेन थीटा कितना होता है, कोट थीटा हो जाता है, माइनस डी कोट थीटा आ गया ये। तो ऐसे डीएल इंटीग्रेट करने पर डीएल कितना आ जाएगा हमारा, डी एल इज इक्वल टू डी कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा आ जाता है। ठीक है, इसको जब हम इंटीग्रेट कर देंगे, अब देखो ये तो ये टर्म आ गई हमारी डीएल की वैल्यू। अब हम आर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो आर की वैल्यू हमारी कैसे निकलेगी, देखो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है ये वाली, ये किसकी टर्म में है, आर की टर्म में है, डी और आर की टर्म में है। तो हम डी को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आर को क्या लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू डी अपॉन साइन थीटा। तो डी अपॉन साइन थीटा कितना हो जाएगा, डी कॉसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट वैल्यू ऑफ पुटिंग वैल्यू ऑफ डी एल एंड आर इन इक्वेशन 1। ठीक है, जब हम इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं तो देखो हमारे पास क्या वैल्यू फाइंड आउट होती है। तो डीबी की वैल्यू इस कंडीशन में कितनी आ जाएगी, डीबी इज इक्वल टू आएगा हमारा म्यू नोट अपॉन 4 पाई। अब देखो ये क्या है, आई, डीएल की वैल्यू कितनी है, डी कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन आर की वैल्यू कितनी है, डी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। अब देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, अब हम डीबी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो अब डीबी कितना आ जाएगा हमारा, डीबी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई। देखो कोसेक स्क्वायर थीटा से कोसेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया और एक डी कैंसिल हो गया, अपॉन डी साइन थीटा डी थीटा। अब हमें क्या करना है, कंप्लीट वायर की वजह से, ठीक है, करंट ड्यू टू स्ट्रेट वायर, तो हमें क्या निकालना है, अब हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, यानी कंप्लीट वायर की वजह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो देखो जब हम कंप्लीट वायर की बात करते हैं तो हम क्या से चलते हैं, पॉइंट एन से पॉइंट एम, यानी एंगल थीटा 1 टू एंगल थीटा 2, क्योंकि डी थीटा यानी हमारी थीटा की वैल्यू में वेरिएशन है, तो हमें कहाँ से जाना होगा, थीटा 1 टू थीटा 2। तो इनिशियल लिमिट कितनी हो जाएगी, थीटा 1, और अपर लिमिट थीटा 2 हो जाएगी। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एम एन वायर। ठीक है, पूरे वायर की वजह से कितनी होगी बी की वैल्यू,
न्यू नोट आई अपॉन 4 पाई डी। हम इसको आउट ऑफ इंटीग्रेशन लेंगे क्योंकि हमारी कांस्टेंट वैल्यू और कांस्टेंट हमारी इंटीग्रेट होती ही नहीं है। और इसके अंदर जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो ये क्या होगा, अप लोअर लिमिट थीटा 1 एंड अपर लिमिट थीटा 2। अब देखो ये ध्यान से देखना, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कोस थीटा। और माइनस कोस थीटा एक तो हो जाएगी माइनस कोस थीटा, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट थीटा 2 थीटा 1। तो ये कितना आएगा, कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, लेकिन माइनस साइन होने की वजह से कितना हो जाएगा, ये कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस माइनस कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। और जब हम इसकी लिमिट, तो ये कितनी हो जाएगी, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। इस तरह से हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, b इज इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई डी कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। अब देखो यहाँ पे भी हमारी कुछ लिमिट्स हैं, हमें वो लिमिट्स, अब देखो यहाँ पे भी हमारी कुछ लिमिट्स आ रही है, अब हमें वो लिमिट स्टडी करनी है क्या हो रही है। सबसे पहले देखते हैं हम इसकी लिमिट की, अगर ये जो पॉइंट P है ना, ये हमारा एकदम सेंटर से बाइसेक्ट कर रहा है वायर को, यानी जो OP परपेंडिकुलर है वो पूरे वायर पे बाइसेक्टर है, यानी OM इज इक्वल्स टू ON इज इक्वल्स टू A/2। ठीक है, तो अब नंबर 1, इफ OP इज बाइसेक्टर। देखो जब हमारा OP बाइसेक्टर होगा, यानी OM इज इक्वल्स टू NO इज इक्वल्स टू A/2, क्योंकि टोटल लेंथ हमारी वायर की A है, तो ये दोनों हाफ हो जाएंगी, हाफ ये और हाफ ये हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इस कंडीशन में हमारी cos थीटा 1 और cos थीटा 2 की क्या वैल्यू आएगी, वो हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और हमारा फील्ड निकल के आ जाएगा। तो देखो cos थीटा 1 कितना हो जाएगा, cos थीटा 1 इज इक्वल्स टू, हम कौन सा राइट एंगल यूज करेंगे, ये राइट एंगल यूज करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए ये क्या होगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, इसके लिए ये बेस हो जाएगा और ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। और cos थीटा की वैल्यू कितनी होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होती है। तो यहाँ पे cos थीटा 1 कितना हो जाएगा, बेस कितना है इसका, ये A/2 अपॉन OP की वैल्यू कितनी है हमारी, सॉरी A/2 अपॉन NP। देखो तो यहाँ से cos थीटा 1 हमारा देखो कितना आएगा, क्या जाएगा, NO अपॉन NP। तो NO की वैल्यू हमारी कितनी है, A/2, और हमारी NP की वैल्यू कितनी है, देखो ध्यान से देखना, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू हमें पता नहीं है, लेकिन हम क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम में क्या बताती है कि जो हमारी हाइपोटेनस की वैल्यू होगी वो ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर होगी। ठीक है, बेस स्क्वायर प्लस 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 परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, N/P की वैल्यू A/2 स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, स्क्वायर रूट हो जाएगा इसका, कहाँ से निकाली हमने, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, याद रखना ये कहाँ से आई है, ये वैल्यू हमारी पाइथागोरस थ्योरम से निकल के आई है। तो यहाँ से हमारा cos थीटा 1 कितना आ जाएगा, इज इक्वल्स टू, अगर मैं जब इसको कैलकुलेट करती हूँ तो कैलकुलेट करने पर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, A/A स्क्वायर प्लस 4D स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, इसी तरह से हम cos थीटा 2 की वैल्यू निकालेंगे। देखो ध्यान से देखना, थीटा 2 ये हमें ये एंगल चाहिए अंदर वाला, तो किसकी वैल्यू निकालेंगे, cos पाई माइनस थीटा 2। तो cos पाई माइनस थीटा 2, ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, माइनस cos थीटा 2 के इक्वल, इज इक्वल्स टू क्या होएगा, माइनस, फिर वही फॉर्मूला लगेगा इसमें वापस से, क्या वैल्यू आएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इसका बेस कितना है, पहले ये देखो, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो इसके लिए बेस कितना है, ये L है बेस, MO, तो बेस कितना है इसका, OM अपॉन
MP, ठीक है, अपॉन MP। तो देखो OM की वैल्यू कितनी है वापस a/2 और MP की वैल्यू कितनी है वापस ये आएगी ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, तो सेम वैल्यू आ जाएगी a/2 स्क्वायर प्लस d स्क्वायर आ जाएगी। तो जब हम इसका कैलकुलेट कर देंगे तो यहाँ से कोस थीटा 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -a/√a स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। तो जब हम इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो देखो हमारे b की जो वैल्यू आती है ना वो हमारी, मैं डायरेक्ट सोल्व करके आपको दे रही हूँ, ठीक है, आप सोल्व करके देखना, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। अगर ना सोल्व हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए, मैं बताऊंगी। देखो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से एक तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, मेरी हेल्प होती है, दूसरा मैं अपने काम को इम्प्रूव कर सकती हूँ। और आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, उसी के अकॉर्डिंग आपको सजेशन भी दूंगी। अगर आपको किसी टॉपिक पे मुझसे वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताइए, मैं उस टॉपिक पे भी आपको वीडियो दूंगी, बट प्लीज कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए आइए हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, देखो डायरेक्ट करती हूँ मैं, μ0 IA अपॉन 2πd इंटू √a स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी बी की वैल्यू आ जाती है। देखो अगर हमारा जो वायर है वो इनफाइनाइट लेंथ का है, ठीक है, क्या लेंथ है उसकी, इनफाइनाइट, तो नंबर 2 कंडीशन हमारी लेंथ इज इनफाइनाइट। जब हमारी लेंथ इनफाइनाइट होगी और क्या कंडीशन है उसमें, उसने दिया है cos θ1 जो हो जाएगा वो हमारा 0 डिग्री होगा और cos θ2 जो है हमारा वो पाई है, ठीक है। तो देखो जब हम ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे रखते हैं तो b की वैल्यू कितनी आ जाती है, b इज इक्वल्स टू μ0 I अपॉन 4πd इंटू cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 और cos पाई की वैल्यू कितनी होती है -1 माइनस माइनस +1, ये 2 होगी वैल्यू। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी हो जाती है μ0 I अपॉन 2πd। जब हमारा एकदम स्ट्रेट वायर होता है ना इनफाइनाइट लेंथ का, तो उस कंडीशन में b की वैल्यू ये आ जाती है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं कि अगर इस तरह से हमारे पास स्ट्रेट वायर है, मोर देन वन, दो वायर हैं जो पैरेलली उनमें करंट फ्लो हो रहा है एक ही डायरेक्शन में, तो उस कंडीशन में उनके बीच में जो फोर्स वर्क करेगा ना वो क्या होगा, फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट्स, ठीक है, हमारे टॉपिक का नाम है। चलिए हम लेट अस कंसीडर देयर आर टू स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ L। हमारे पास दो स्ट्रेट वायर है जिनकी लेंथ कितनी है L, ठीक है, दोनों सेम लेंथ के वायर है और उनके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो I1 एंड I2 करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जब इन दोनों के बीच में करंट फ्लो हो रहा है तो ये क्या करेंगे, इनके बीच में फोर्स भी वर्क करेगा, क्योंकि इनके इनके अंदर चार्ज है, मूविंग चार्ज है, तो उनके अंदर फोर्स भी वर्क करेगा। वो अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। ये भी एक बात होती है कि हमारे वायर्स के बीच में जो फोर्स वर्क करता है वो अट्रैक्शन होता है या रिपल्सन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगी। तो देखो जब ये दो वायर्स हैं इनके बीच में करंट फ्लो हो रहा है तो यानी इनके अंदर चार्ज है, तो यानी इनके बीच में एक फोर्स भी वर्क कर रहा होगा। सपोज जो हमारा वायर 1 है और वायर 2 है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना वो d है। कितनी डिस्टेंस है, d डिस्टेंस है। तो क्या हो रहा है, सपोज हमारा जो वायर 1 W1 एंड W2 वायर्स हैं, सपोज वायर W1 हमारे वायर W2 के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर W1, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू वायर W1, वायर W1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, अभी हमने निकाला है B इज इक्वल टू μ0 I अपॉन 2πd, ठीक है। B इज इक्वल्स टू μ0 I कौन सा है, I है हमारे W1 वायर के अंदर का करंट, वो कितना है I1 अपॉन 2π इंटू d, इनके बीच की डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पर हमारे किसी पॉइंट पर करंट प्रोड्यूस कर रहा है, सपोज ये पॉइंट P है, यहाँ पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड ये क्रिएट कर रहा है, ठीक है। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब देखो क्या होगा,
जो वायर W2 है इसके पॉइंट पर हमारे यहाँ किसी पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, हम मानते हैं कि जो वायर 2 है वो वायर 1 की साइड टुवर्ड्स वायर 1 F फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो देखो ये W2 वायर पर हमारे फोर्स मैग्नेटिक फोर्स वर्क कर रहा है, तो फोर्स एट वायर W2 टुवर्ड्स W1, फोर्स ऑफ वायर W2 टुवर्ड्स, हाँ बस 10 मिनट ला दे। तो फोर्स ऑफ वायर W2 टुवर्ड्स W1 इज क्या होगा, हमने फॉर्मूला किया था कल, क्या निकाला था कि जब हमारा स्ट्रेट वायर होता है तो उसकी वजह से हमारा मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, F इज इक्वल्स टू IBL, हमने निकाला था ना IBL। I क्या है, करंट ऑफ वायर, L लेंथ ऑफ वायर, B क्या होता है उसका मैग्नेटिक फील्ड। तो F कितना हो जाएगा हमारा, F इज इक्वल्स टू IB एंड L। अब देखो I क्या है, I1 या I2, W2 वायर की वजह से है ना, F क्या है, फोर्स ऑफ W2 वायर, तो W2 वायर पर हमारा करंट कितना है I2, तो इसलिए यहाँ करंट कितना आ जाएगा I2। B की वैल्यू हमारी कितनी है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट म्यू नोट I1 अपॉन 2πd, तो F की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू नोट अपॉन 2π I1 I2 L अपॉन D, ठीक है। तो ये हमारा F का फॉर्मूला आ जाता है। फोर्स जो होगा बिटवीन पैरेलल करंट्स कितना होगा, F इज इक्वल्स टू म्यू नोट अपॉन 2π I1 I2 L अपॉन D, ये हमारा फोर्स हो जाता है। तो अगर मुझे फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना हो, यानी वायर के पर यूनिट लेंथ पर कितना फोर्स वर्क कर रहा है, तो वो क्या होगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ तो कितना होगा, हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, फोर्स को लेंथ से डिवाइड कर देंगे, F अपॉन L इज इक्वल्स टू म्यू नोट अपॉन 2π I1 I2 अपॉन D आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। अब देखो ये जो फोर्स होगा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, आइए पता करते हैं हम भी। देखो जब दो करंट वायर्स होते हैं उनके बीच में हमारा करंट फ्लो हो रहा होता है, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है और फोर्स ऑफ रिपल्शन भी। अगर करंट हमारा एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग इज सेम, दोनों वायर्स के अंदर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। बट अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, यानी वायर एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब होगा, जब हमारे वायर के अंदर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, तो इस तरह से होगा, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे वायर्स I1 एंड I2। वहीं अगर हमारा अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा तो वो होगा फोर्स ऑफ रिपल्शन। किस तरह से होगा, इस तरह से वायर एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, I1 I2, ठीक है। I2 नीचे आ रहा है, I1 ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स होता है बिटवीन पैरेलल वायर्स में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन। अगर करंट हमारा सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, बट अगर हमारा करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो उसकी वजह से जो हमारा फोर्स होगा वो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। तो ये था मेरा आज का वीडियो रिलेटेड टू द मैग्नेटिक फील्ड इन अ स्ट्रेट वायर एंड दो स्ट्रेट वायर्स के बीच में हमारा फोर्स कितना होता है जब हमारे दो वायर्स पैरेलल होते हैं। आई होप आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ आया होगा, और कोई अगर आपको प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक ना समझ आए या फिर आप कोई और टॉपिक मुझसे समझना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स का पर्सनली आंसर दूंगी। और हाँ प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए, आपको जो भी आइडिया लगता है मेरी वीडियोस को देख के, आपको जो भी समझ आता है सही गलत, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं अपने काम को अच्छे से करने की और कोशिश करती हूँ एक नई एनर्जी के साथ। तो प्लीज़ कमेंट तो जरूर कीजिए। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स की दुनिया बाय जूही चौधरी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।